नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आप सबका डिफेंस डिकोड पे। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं चाइनीज JY-27 के बारे में। और मैं ये पहले ही क्लियर करना चाहूँगा कि इस सेगमेंट के बारे में दो पार्ट्स में बात करेंगे। तो पहले आज बात कर लेते हैं किस तरह का रेडार है जो कि पाकिस्तान को दिया गया है चाइना के थ्रू। और इस तरह का JY-27 ऑलरेडी यूज किया जा चुका है सीरियन एयर डिफेंस के द्वारा। और इसको लेके आप बहुत ऐसा सुन रहे होंगे कि ये एक वेरी हाई फ्रिक्वेंसी का रेडार है, यानी कि VHF है। पहले जो रडार के क्लासिफिकेशन है उसे जान लो। और ऐसा नहीं होता है कि आप सभी रडार से सारे काम परफॉर्म कर सकें। जैसे कि जो भी एक्स बैंड बेस्ड रडार होते हैं वो आमतौर पे जो भी फायर कंट्रोल सिस्टम होते हैं उनमें यूज किए जाते हैं। मतलब टारगेट को मिसाइल पे इफेक्टिवली गाइड करते हैं ये रडार जो एक्स बैंड के होते हैं। और एक्स बैंड के रडार की फ्रीक्वेंसी की जो रेंज होती है वो 8 से लेकर 12 गीगाहर्ट्ज के बीच में होती है। और मैं ये कई दफ़ा बात कर चुका हूँ अपने प्रीवियस वीडियोज में कि अगर फ्रीक्वेंसी हाई है यानी कि वेवलेंथ छोटी है तो 8 से 12 के बीच में एक्स बैंड ऑपरेट करता है। वहीं पे 12 से 18 के बीच में KU बैंड ऑपरेट करता है। वहीं पे जो भी आपके सर्च रडार होते हैं जो पर्टिकुलरली सर्च के लिए डेडिकेटेड होते हैं उनमें आप एस बैंड की वेवलेंथ यूज कर लेते हो जो कि 2 से लेकर 4 गीगाहर्ट्ज के बीच में ऑपरेट करते हैं। और लॉन्गर रेंज के लिए जिसमें आपको सर्च भी करना है और मिसाइल को गाइड भी करना है तो उस कंडीशन में आप C बैंड की वेवलेंथ यूज कर लेते हो जो कि 4 से लेकर 8 गीगाहर्ट्ज के बीच में ऑपरेट करते हैं। और ये आपके सर्च भी करते हैं और फायर कंट्रोल भी करते हैं। और ये करने के लिए जो C बैंड के रडार्स होते हैं वो अपनी रेंज पे और रेजोल्यूशन पे कॉम्प्रोमाइज करते हैं। अब बात करते हैं लोअर फ्रीक्वेंसी की रडार्स को, जैसे कि आपके L बैंड के रडार हो गए जो कि 1 से लेकर 2 गीगाहर्ट्ज के बीच में ऑपरेट करते हैं। और इस तरह के रडार अक्सर यूज किए जाते हैं AWACS सिस्टम्स होते हैं उनमें। और इनकी फ्रीक्वेंसी लो होने की वजह से मतलब 1 से 2 गीगाहर्ट्ज के बीच में है तो इनके जो वेवलेंथ होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं। कि L बैंड के रडार्स होते हैं वो वाटर में भी 2 फीट तक पेनिट्रेट करने में सक्षम होते हैं। तो ये तो रही बात लोअर फ्रीक्वेंसी के रडार की। और लोअर से भी और लोअर जाते हो जिसका नाम दे दिया गया है अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, लेकिन वो लो फ्रीक्वेंसी है। और ये ऑपरेट करते हैं 300 मेगाहर्ट्ज से लेके 1 गीगाहर्ट्ज के बीच में। और इसकी फ्रीक्वेंसी लो है तो यानी कि इसका जो वेवलेंथ है वो और बड़ा होगा। और आगे बढ़ते हो तो आपको मिलता है VHF, मतलब वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। सिर्फ इसका नाम है लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी है वो 30 से लेके 300 मेगाहर्ट्ज के बीच में ये ऑपरेट करता है। और जिसका परिणाम ये है कि इसकी जो वेवलेंथ है वो 33 से लेके 3.3 फीट तक एग्जिस्ट करती है। और यही जो VHF है ये चाइनीज JY-27 में यूज किया जाता है। और VHF के कौन कौन से रडार अभी एट प्रेजेंट हैं उन पे बात कर लेते हैं। और किस तरह से इस रडार को लेके मिथ फैलाया गया है उस पर भी बात करेंगे, क्योंकि चाइनीज जो भी सिस्टम होते हैं उनको आप अक्सर देखोगे कि बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है पब्लिक डोमेन में। और यही मिसकॉन्सेप्शन होता है कि अगर आपके सिस्टम के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है लोगों को तो आप कोई भी डेटा फैला सकते हो। तो VHF के कौन कौन से रडार हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो रशिया के पास जो VHF के रडार्स हैं उनमें से हैं आपके नेबो SVU, दूसरा है जो रशिया के पास ही है वो S400 का रडार है, वो भी VHF यूज करता है। तो यहाँ पे मैं एक लिस्ट डाल दूंगा जो कि VHF, UHF और लो फ्रीक्वेंसी के जो रडार हैं उनकी लिस्ट है। अब स्पेशली बात करते हैं चाइनीज JY-27A के बारे में। तो चाइनीज JY-27A जिसमें तकरीबन 400 मॉड्यूल्स हैं और इस रडार के पास 3 डायमेंशनल कैपेबिलिटी है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी टारगेट इसकी तरफ आ रहा है तो उस पर्टिकुलर टारगेट के बारे में ये आपको उसकी हाइट, डिस्टेंस और कितने एंगल पे वो आ रहा है ये 3 चीज़ें ये बता देता है, इसलिए इसको 3 डायमेंशनल बताया गया है। वहीं पे अगर आप JY-27 के प्लेसमेंट को देखते हो तो इस रडार में जो एलिमेंट है उनको वर्टिकली अलाइन किया गया है और ये काम ये इफेक्टिवली कर सके, मतलब एलिवेशन और एंगल की जानकारी दे सके टारगेट के बारे में। तो इसके लिए इसके एरे एंटीना को तकरीबन 4 डिग्री का इंक्लिनेशन दिया गया है। वहीं पे इसकी फ्रीक्वेंसी को किस तरह से पोलराइज करना है उसका भी ऑप्शन है, मतलब आपको वर्टिकली पोलराइज करना है या फिर हॉरिजॉन्टली। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि जो भी फाइटर जेट्स होते हैं उनको अगर आप नीचे से देखते हो तो उनका ज़्यादा सरफेस एरिया आपको दिखता है। और इसीलिए इस रडार को ज़्यादातर इफेक्टिव बनाने के लिए वर्टिकली पोलराइजेशन का यूज़ किया जाता है ताकि वर्टिकल डायरेक्शन में जो इंटेंसिटी है उसे स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। उससे इसके फिजिकल स्ट्रक्चर का कोई लेना देना नहीं है। अब बात करते हैं डिटेक्ट कैसे करता है किसी भी स्टेल्थ टारगेट को जो भी आपके लो फ्रीक्वेंसी रडार होते हैं यानी कि VHF होते हैं। तो इस तरह की जो फ्रीक्वेंसी होती है VHF फ्रीक्वेंसी वो आपके स्टेल्थ फाइटर जेट पे जैसे ही इम्पैक्ट करती है तो आपको पता होगा कि इसकी जो वेवलेंथ ज़्यादा है, मतलब इसकी पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा है, तो जैसे ही आपके एयरक्राफ्ट के विंग पे इम्पैक्ट करेगी तो ये अपना ही एक शॉक वेव जनरेट करती है। कोशिश करूंगा यहाँ पे आपको एक पिक्चर में समझा सकूं, अगर पिक्चर मिल जाती है तो हाँ, जैसे कि इस पिक्चर में आप देख रहे होंगे ये आपका जो ग्रे कलर का एरिया है ये किसी एयरक्राफ्ट का विंग है। तो मान लो विंग पे VHF ने स्ट्राइक किया तो जैसे ही ये स्ट्राइक करते हैं तो वो अपना ही शॉक वेव जनरेट करते हैं और वो शॉक वेव ट्रैवल करती है आपके विंग पे और ट्रैवल करते करते अपने आप को और बड़ा बना लेती है। और जिसका परिणाम ये होता है कि आपके एयरक्राफ्ट के विंग पे जो शॉक वेव है वो काफ़ी बड़ी हो जाती है और वो आपके रडार पे आसानी से दिखने लग जाता है, कोई भी कम RCS का जो भी स्टेल्थ जेट है वो। अब बात करते हैं इस रडार को लेके क्लेम्स की। तो इस रडार को लेके चीनियों का ऐसा क्लेम है कि उन्होंने F-22 को 500 किलोमीटर दूर पकड़ लिया था, जो कि कम्प्लीटली बोगस क्लेम है।
क्योंकि अगर आप देखते हो F-22 की जो RCS है वो 0.001 है, और दूसरी तरफ एक फॉर्मूले को देखते हो जो कि स्पेशली बनाया गया है एक्स बैंड के रडार के डिटेक्शन रेंज के लिए, कि उसकी डिटेक्शन रेंज जो टारगेट का RCS है उसका 4th रूट करोगे तो वो उसकी डिटेक्शन रेंज आती है। तो किसी भी एक्स बैंड बेस्ड रडार के लिए आप F-22 को कैलकुलेट करते हो तो F-22 उस एक्स बैंड रडार के तकरीबन 15 किलोमीटर नज़दीक जा सकता है। वहीं पे आप अपने एक्स बैंड के रडार को VHF में स्विच करते हो तो ये जो रेंज है वो एक्स बैंड के कंपेयर में तकरीबन 7 to 8 टाइम्स बढ़ जाती है VHF के लिए। मतलब ये F-22 को कहीं ना कहीं 110 से लेके 140 किलोमीटर दूर पकड़ने में सक्षम हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो चाइनीज क्लेम है वो कम्प्लीटली बोगस है, और जो वो बता रहे हैं कि उन्होंने 500 किलोमीटर दूर पकड़ लिया था वो तब था जब F-22 एक एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रहा था, वो भी ड्रॉप टैंक लगा के। और VHF इतने क्यों इफेक्टिव होते हैं आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे कि जब वो किसी सरफेस पर टकरा के वापस जाते हैं तो उनके जो लोब की विड्थ होती है वो काफ़ी वाइड होती है कंपेयर टू जो भी आपके जो छोटी वेवलेंथ वाले रडार हैं उनके कंपेयर में। अब बात करते हैं इंडिया एस को लेके ज़्यादा चिंतित क्यों नहीं है। तो जिस तरह का राफेल का RCS है और इसका जो स्पेक्ट्रा सिस्टम है और जिसमें एक्टिव स्टील्थ की टेक्नोलॉजी का र्यूमर अभी भी है, तो इन सभी चीज़ों को देखते हो तो भारत को उतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। और ये जो आपका JY-27 है, इस रडार के साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है टारगेट पे गाइडेंस को लेके। तो जो भी आपके VHF के रडार्स होते हैं वो मिसाइल्स को टारगेट पे एक्यूरेटली पहुंचाने में उतने सक्षम नहीं होते हैं, और इसके ऊपर कई सारे पेपर ऑलरेडी पब्लिश हो चुके हैं। उसको आप पढ़ो तो आपको पता चल जाएगा कि क्यों जो VHF के रडार्स होते हैं वो एक्यूरेटली गाइड नहीं कर पाते हैं। तो टेक्निकली अगर आप देखते हो तो इस तरह के रडार्स को जैम करना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन वहीं पे एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिस पे DRDO बहुत समय से काम कर रहा है, और इसका क्या स्टेटस है वो अभी शायद आपको कोई नहीं बता सकता है। और ये टेक्नोलॉजी है ट्रैवलिंग वेव ट्यूब जैमर्स। इसमें फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई करके भेजा जाता है जैमिंग के लिए। तो ये किस तरह की टेक्नोलॉजी है उसको अगली वीडियो में बात करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।